रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। और अब हम आते हैं वापस अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पंक्चुएशन मार्क्स पे। तो अब पंक्चुएशन होती क्या है, पहले हम उसको पढ़ते हैं कि पंक्चुएशन क्या होती है। ज़रा डेफिनेशन तो आपके पेपर में कोई नहीं आनी, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। पंक्चुएशन, अगर मैं अपनी अपने वर्ड्स में कहूँ, अगर मैं खुद से अपनी ओपिनियन दूँ पंक्चुएशन के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि जो पंक्चुएशन होती है वो नोटबुक पे, पेज पे रिप्रेजेंटेशन होती है उस चीज़ की कि हम बात कैसे कर रहे हैं, हम कहाँ रुके, हमने कहाँ बात सख्त की, कहाँ ऊंची आवाज़ की, कहाँ हमने सवाल पूछ रहे हैं, जो भी है। तो उनको जब हम पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम पंक्चुएशन कहते हैं। अब यहाँ जो लिखा हुआ है डेफिनेशन की, पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग, कि वो जो आप पॉइंट्स हैं, स्टॉप्स हैं, उनको राइटिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं। फुल स्टॉप है, कॉमा है, सेमीकोलन है, कॉलन है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसके अलावा नीचे पैरेंथेसिस, इन्वर्टेड कॉमास, कोटेशन मार्क्स, और एक और जो यहाँ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो वो सारे के सारे जो हैं उनका इस्तेमाल हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप तो बहुत आसान है, ठीक है। फुल स्टॉप के सिर्फ दो यूजेज है, बहुत आसान है। कॉमा का काफ़ी इशू है। कॉफी के कॉमा के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, बहुत मल्टीपल हैं यूजेस। लेकिन जो फुल स्टॉप है उसके सिर्फ दो इस्तेमाल हैं। एक तो ये है कि जब भी सेंटेंस एंड होगा, डेक्लरेटिव सेंटेंस जब एंड होगा या इम्पेरेटिव, ज़ाहिर है वो इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए। एक डेक्लरेटिव सेंटेंस जब भी एंड होगा या इम्पेरेटिव, तो उनके एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। वो जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, और एक्सक्लेमेटरी नहीं होना चाहिए, ऑप्टेटिव नहीं होना चाहिए। आपको सेंटेंस की टाइप्स पहले पढ़ाई जा चुकी। लेट मी टर्न ऑफ दिस व्हाट्सएप। अच्छा जी, तो हमारे पास फुल स्टॉप की बात मैं कर रहा था आप लोगों से कि फुल स्टॉप का जो इस्तेमाल है वो एक तो ये है, अगेन समवन इज लेट। सो हमारे पास जो इस्तेमाल है पंक्चुएशन का, उसमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल क्या है कि वेन एवर द सेंटेंस एंड्स। और सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, मोस्टली क्या होता है, डेक्लरेटिव। इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, राइट। पता है आपको, ये सबको पता है। और फुल स्टॉप का जो दूसरा इस्तेमाल है वो होता है एब्रीविएशंस के अंदर, राइट। ये भी आपको पहले से पता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में एब्रीविएशंस के अंदर भी पंक्चुएशन खत्म हो चुकी है। लेकिन हम जो कर ट्रेडिशनली चलते हैं, चीज़ों को लेकर चलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो एब्रीविएशंस हैं, लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फुल नाम की बजाय एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो ये सारी की सारी जो डिग्रीज हैं या नेम्स हैं, या जी कई ओहदों के नाम भी होते हैं। डीसीओ, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर पहले होता था, आजकल डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट डेप्टी कमिश्नर होते हैं, राइट। पता है ना आपको इन चीज़ों का। एक चैनल है HBO, चैनल है एक टीवी चैनल HBO। तो HBO, व्हाट डज HBO स्टैंड फॉर? होम बॉक्स ऑफिस। क्या होता है? हाँ, बॉक्स ऑफिस। होम बॉक्स ऑफिस, राइट। SHO जो होता है, SHO थानेदार। हम कहते हैं फला बंदा पुलिस के अंदर जो है वो SHO है, थानेदार। तो SHO, समवन्स माइक इज ऑन एंड इट्स सायरा, आई एम म्यूटिंग यू। तो देखें ना, एक के माइक की वजह से बाकी सब के लिए। अच्छा, तो बताए ना SHO किसका होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर, राइट। किसकी? वो जो थानेदार होता है वो क्या होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, राइट। अच्छा खैर, यस सर। तो फुल स्टॉप के दो इस्तेमाल है, आपको क्लियर हो गए हैं, और ये बहुत ही आपके लिए आसान था, उसमें कोई भी आपको इशू नहीं है, पहले से आपको पता है। अब जो कॉमा है वो भी आपको पता तो है बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे इस्तेमाल आपको नहीं पता। उसमें बहुत सारे जो होंगे नए होंगे। अगेन आई वुड request all of you to turn off your mics again, Nadia, or your mic is on mistakenly. So commas कहाँ जो है इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। तो commas का पहला जो है सबसे अहम इस्तेमाल आपको पता है कि बहुत सारी जब चीज़ें आप मेंशन करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई वेंट टू द मार्केट, और फिर मैंने कहा कि आई बॉट ऑरेंजेस एंड मैंगोज, वाटरमेलन एंड वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, तो इन सबसे पहले जो है इनके बाद कॉमा लगाएंगे। एंड वाले पार्ट पे कॉमा जो है वो नहीं लगाएंगे।
Alsa Fatima, probably your video was on. Alsa Fatima, your video is on mistakenly. Alsa Fatima. So stop video. I am stopping your video. Alsa, are you listening to me? Alsa, Sir, sir, my video is off. your video as your video or maybe audio was also on. So again, some of you are late. अच्छा, तो कॉमा जो है जब आप मल्टीपल आइटम्स को, मतलब इंग्लैंड फ्रांस एंड इटली फॉर्म्ड एन अलायंस, ही लॉस्ट लैंड्स मनी रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स, तो ये एंड वाले से जो पहला वर्ड आएगा उसके बाद कॉमा लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता है ना? नहीं लगता। ये आपको पहले से पता है, राइट? तो इट्स क्लियर टू यू। अगेन नाउ सादिया इज here and her video is probably on, so I'm stopping that. ये आपका काम है, ये मुझे करना पड़ता है। दूसरा इस्तेमाल जो है फर्स्ट आपके, टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स करेक्टेड बाय एंड, एक और इस्तेमाल जो है आप कॉमा का आप करेंगे। कॉमा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, वैसे तो काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि हमने कहाँ करना है, लेकिन एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो ज़ाहिर है इसको अप्लाई करना है हमें, इन रूल्स को याद कोई नहीं करना। आप में से नहीं किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई रूल याद करने, रूल याद नहीं करने, रूल्स को सिर्फ अप्लाई करना आपको आना चाहिए। रूल्स की दफ़ा पढ़ाने का मकसद ये है कि फिर आप उनको अप्लाई कर सको, इसलिए टेस्ट देना जो है वो ज़्यादा अहम है, राइट? अटेम्प्ट करना एमसीक्यूज। तो आज ही मैं आपको पंक्चुएशन की एक छोटी सी एक्सरसाइज सेंड करूंगा जो कि आपने करनी होगी, और कल का टेस्ट में भी आपको बता दूंगा। तो हमारे पास कॉमा जो है वो हमारे पास दूसरा इस्तेमाल लिखा हुआ है, टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड। अगर वर्ड्स के पेयर हों, दो दो हों, और उन दोनों के दरमियान एंड हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं। वी शुड बी डिवोट एंड हम्बल, चीयरफुल एंड सेरीन, कि हमें जो है डिवोट और हम्बल भी होना चाहिए, और साथ चीयरफुल और सेरीन भी होना चाहिए, पुरसकून भी होना चाहिए, खुश रहना चाहिए हमें, हम्बल भी होना चाहिए, डिवोट यानी हमें पूरा डिवोशन के साथ काम करना चाहिए। ये पेयर नहीं, ये एक पेयर है, इसके दरमियान एंड है, फिर एक और पेयर है, इसके दरमियान एंड है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हमारे हमारे दरमियान कॉमा आएगा। यहाँ हमारे पास तीन पेयर। अगेन समवंस माइक इज ऑन। नादिया, पॉइंट नंबर 3, आफ्टर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद भी कॉमा लगता है। अब पहली बात यह है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है? नादिया, आई थिंक आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम द मीटिंग एक्चुअली। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने इसको ऑफ रखना है। तो आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है कि आपके पास, मैंने इनको रिमूव कर रहा हूँ, ये इनको ये लगा के शायद खुद चली गई हैं, तो इनको मैंने रिमूव कर दिया मीटिंग्स। तो अच्छा जी, अब हमारे पास बात हो रही थी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये होता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट होता है और साथ हमारे पास एक वर्ब लगा होता है, छोटा सा, ठीक है? और आमतौर पे वर्ब लगा होता है, और वो जो वर्ब है इसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि वो नॉन फिनाइट वर्ब होता है, ठीक है? मतलब वो टेंस वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। मसला ऐसे, दिस डन शी रिटर्न टू द ओल्ड मैन विद अ लवली स्माइल ऑन हर फेस, कि ये करने के बाद वो ओल्ड मैन के पास वापस गई। द विंड बीइंग फेवरेबल द स्क्वाड्रन सेल्ड, तो ये हमारे पास एक सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास एक वर्ब की एक एग्जांपल है। तो ये जो शॉर्ट से होते हैं सेंटेंसेस, इनके बाद भी यानी एक छोटी सी क्लास आप कह सकते हैं, छोटी क्लास के बाद भी हम कॉमा लगाते हैं। उसके बाद चौथा इस्तेमाल आपको पता है, लेकिन आपको जाहिर है कि ये चीजें आपको पता नहीं कि बाद दफा अनकॉन्शियसली पता होती हैं। नाउन या फ्रेज एपोजिशन के अंदर हो, एपोजिशन ये वर्ड जो है, ए वाला एपोजिशन, अपोजिशन वाला अपोजिशन नहीं है, ये आपको मैंने पहले करवाया है, और ये हमने नाउन के अंदर पढ़ा भी था। लेकिन एपोजिशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक नाउन के साथ कुछ उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाए। पॉल द अपोस्टल वाज beheaded इन द रेन ऑफ नीरो, पॉल जो कि एक अपोस्टल था, अपोस्टल आप कह सकते हैं एक नेक आदमी, एक पैम्बर भी इसको हम कहते हैं, जो आगे चीजों को पहुंचा। पाल, वो नीरो एक बादशाह था, उसके दौर में उसको उसका सर काट दिया गया, ठीक है? पाल जो कि एक अपोस्टल था। मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट, मिल्टन जो कि इंग्लिश का एक बड़ा पोएट था, वाज ब्लाइंड, वो ब्लाइंड था। ये हमें कैसे, इसे हम कहते हैं एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक नाउन होगा, और उस नाउन की, वो नाउन है क्या, उसके बारे में इंफॉर्मेशन
पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन 1964। पंडित नेहरू जो के कौन थे, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो इस साल फोर्थ हुए। तो इसके बाद भी कॉमा लगता है, तो ऑलरेडी यू नो इट ऑलरेडी, आई थिंक पता है ना आपको ये। लेकिन आपको ये नहीं Yes, पता था sir. कि ये एपोजिशन होती क्या है, एक टर्म खास होती है, तो वो टर्म तो आपको याद रखने की जरूरत कोई नहीं है। आपको इसका आइडिया पहले से था, आप लोग बचपन से पंक्चुएशन मार्क्स को इस्तेमाल करते आए हैं, और फर्स्ट ईयर में भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। वही बात है कि जो क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं ना, वो टीचर गौर गौर से पढ़ाते ही नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन करवाते रहते हैं। ट्रांसलेशन हम अपनी बात करूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, हालांकि ये हमारे पास जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं या जो भी ये वर्ड्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, करेक्शन है 5 नंबर की सेकेंड ईयर के अंदर, ये सारी चीज़ें बहुत अहम है, एमडी कैट के अंदर बहुत हेल्प करती है। अच्छा, तो एक और जो फिफ्थ यूज है, टू मार्क ऑफ वर्ड यूज इन एड्रेसिंग पीपल, लोगों को मुखातिब करने के लिए जब आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे, जब मुखातिब करेंगे लोगों को, तो उसके दरमियान सेपरेट करने के लिए, मसलन मैं कहूँगा हसन कम हेयर, हसन कम हेयर, ठीक है, कम हेयर हसन, ठीक है, कम इन टू द गार्डन मॉड, हाउ आर यू मोहन, ठीक है। तो ये जब आप किसी को एड्रेस करते हैं, मुखातिब करते हैं, तो फिर आप ये कॉमा लगाते हैं, ठीक है। वो पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, और वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस जो है वो हमारे पास इंट्रोगेटिव है या असर्टिव है। असर्टिव होगा तो एंड पे फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन। लेकिन वो जो एड्रेस वाले दरमियान वर्ड है, जैसे यहाँ कॉमा है और यहाँ भी हमारे पास कॉमा है, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शनल केस लिखा हुआ है कि बाज दफा हम जब स्ट्रेस करते हैं बात पे, एम्फेसिस देते हैं, मॉन्स्टर बाय दी माई चाइल्ड्स डिवॉर्ड, तो फिर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। मतलब आप किसी को बुला रहे हो ना, किसी गुस्से से बुला रहे हो, हसन, बस ऐसे, अली, ऐसे करके, तो वो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अब आपका सवाल, आपके जहन में ये सवाल आएगा कि भाई हमें क्या पता कि वो बंदा गुस्से से बुला रहा है या कैसे बुला रहा है। तो एक्चुअली उस जो मार्क पहले से लगा होता है ना, उसका ये मतलब होता है कि वो क्या बुला रहा है, ये पहले से लगा होगा। और जहां आपने लगाना होगा, तो फिर उसमें वो दोनों पॉसिबिलिटीज ठीक होंगी। और अगर आपके पास एमसीक्यूज आए, तो उसमें फिर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी जो होगी वो वहां मेंशन की होगी, तीन जो होंगे वो गलत होंगे, राइट। अच्छा, आप कितने, आपको बताया था मैंने जो पेपर 2023 का है, उसमें से कितने एमसीक्यूज जो थे 18 इंग्लिश के जो थे, वो पंक्चुएशन के थे, याद है किसी को? आई थिंक दो, दो 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 या तीन थे सर, एक दो दो, तीन थे, ठीक है, दो दो तीन। थे या तीन थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अहम चीज है। एक एक नंबर, अगर एक एक नंबर भी आता है, बल्कि मुझे याद है कि एमडी कैट के पुराने मैंने पेपर देखे कुछ 2021 से पहले वाले, उसमें ये भी था कि जी ये जो चार वर्ड इनमें से किसकी स्पेलिंग ठीक है, ये एमसीक्यू भी आया हुआ है। स्पेलिंग रूल्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इंग्लिश में हम कुछ, हम उसको नैरो डाउन कर नहीं सकते, काफ़ी चीज़ें होती हैं। और आपको मैंने आर्टिकल भी पढ़ाना है, आर्टिकल ए एन और द। अभी आपको लगता होगा कि इतना आसान है, लेकिन वो इतना लंबा टॉपिक है और वो इंतहाई अहम है। आमतौर पर आर्टिकल की मिस्टेक की दो गलतियां भी आ जाती हैं। अच्छा जी, तो आप लोग सुन रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर अटेंटिव टुवर्ड्स मी, व्हाट वी आर रीडिंग टुडे? सर यस, वी आर टुडे डिस्कसिंग द सर पंक्चुएशन मार्क्स, राइट, यस। सर वॉइस बहुत लो है। मेरी आवाज़ आपको कम आ रही है? यस सर। इज इट No, sir. इज इट प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ यू? मे बी आप लोगों का बाज़ दफ़ा डिवाइस का इशू नो होता है। सर, अगर मेरी सबको, मेरी ठीक है। अच्छा सबके साथ अगर इशू है, तो फिर माइट भी इंडिविजुअली होगा, इंटरनेट का इशू होता है बाज़ दफ़ा, डिवाइस का इशू होता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, इसको मैं थोड़ा सा, कि हम पढ़ रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स को, राइट, एम आई राइट? Yes, आई एम yes, sir. आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ बिट बिगर। तो अब आपके पास एड्रेस वाला हो गया। अब हमारे पास सिक्स्थ है, टू मार्क टू और मोर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस कमिंग टुगेदर। एडवर्बियल फ्रेजेस जो होती हैं, इनमें एक एडवर्ब लगा होता है, इसमें एक कंजंक्शन लगी होगी ना, कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये इतना इस्तेमाल नहीं होता। देन एट लेंथ टार्डी जस्टिस वाज डन टू द मेमोरी ऑफ ऑलिवर, ऑलिवर एक करेक्टर का नाम है। तो देन एट लेंथ टार्डी, तो यहाँ जो देन है, ये एक एडवर्बियल क्लास के स्टार्ट से इसको अलग करने के लिए एक छोटे से पार्ट को इस्तेमाल किया गया, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है सातवां, कॉमा का इस्तेमाल हम सर कर रहे सिक्स हैं। वाले की समझ नहीं आई। आपके पास एडवर्बियल फ्रेज का मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो पूरा एक सेंटेंस है, राइट, देन एट लेंथ टार्डी जस्टिस वाज डन टू द मेमोरी ऑफ, इसके अंदर हमारे पास ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, राइट। तो ये अगर दो इकट्ठी आ जाएं, तो उनको अलग करने के लिए हम ये एडवर्बियल फ्रेज, मैंने आपको बताया क्या था कि आमतौर पे ये एडवर्ब
से स्टार्ट होती है, लाइक देन जो है वो एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज। उससे पहले भी जो है उसके किसी पार्ट को सेपरेट कर रही है। इसकी मिसाल इससे इसकी एग्जांपल एक आगे भी आएगी, फिर आपको जब आप कंपेयर करेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी, राइट। मजीद Yes, sir. सातवां जो पार्ट है, बिफोर एंड आफ्टर पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल, अच्छा जी, आपको मैंने पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव कोई नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया ना, नहीं पढ़ाया। लेकिन आपको पार्टिसिपल पता है पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल, चलिए अभी आपको, आई एन जी। हाँ आप में से आपको डेफिनेटली आइडिया होगा पार्टिसिपल, जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स का, वो आपको मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा भी सही। तो बिफोर एंड आफ्टर पार्टिसिपल फ्रेज, उसके शुरू और एंड पे। अच्छा, अब ये जो है ना, हैविंग कॉन्कर्ड हिज एनिमीज, सीजर हैविंग कॉन्कर्ड हिज एनिमी रिटर्न टू द रोम, ये जो है ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल फ्रेज होती क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज ये होती है कि जैसे ये हैविंग है ना, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, इनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अच्छा, पार्टिसिपल दो होते हैं, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और अगर थर्ड फॉर्म हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। जब पार्टिसिपल फ्रेज होगी, यानी पार्टिसिपल से स्टार्ट होगा, तो उसके शुरू और एंड पे कॉमा आएगा। ये पूरा एक सेंटेंस है, पूरा एक सेंटेंस है, उसके दरमियान हमने एक पार्टिसिपल फ्रेज एडजस्ट की है। पार्टिसिपल, सीजर अपने दुश्मनों को कॉन्कर करने के बाद रोम वापस आ गया, राइट, रोम वापस आ गया। ठीक है, इसकी और मिसाल ये हो सकती है, मैं आपको थर्ड फॉर्म वाली मिसाल भी दे सकता हूँ, माई लाइक बीइंग भी इसमें आ सकता है। अब थर्ड फॉर्म हैविंग, बीइंग, और अब मेरे पास एग्जांपल कोई आ नहीं रही, आगे को एग्जांपल आएगी तो फिर मैं आपको डेफिनेटली आई शैल टेल यू, राइट। यू नो आई एम अनएबल टू गिव यू एग्जांपल राइट नाउ ऑन माय ओन, ओके। लेकिन आपको पॉइंट समझ आ ओके। गया। Point number 8, before and after words, phrases or clauses let into the body of sentence. Let into का मतलब ये होगा कि वो वाली phrases, words या clauses, उनके शुरू और एंड पे कॉमा आएगा, जो कि let into की, जिनको हमने जबरदस्ती सेंटेंस के अंदर एडजस्ट किए है, जिनकी जगह कोई और भी हो सकती थी। मिसाल के तौर पे, he did not however gain his object। अब ये जो however है, ये हम शुरू में भी तो लगा सकते हैं। however he did not gain his subject, हमारे पास जो यूजुअल कंस्ट्रक्शन होती है, ये जो however वर्ड है वो शुरू में आएगा। लेकिन अगर इसको हमने दरमियान में लगाना है तो फिर हम उसके शुरू में भी और उसके एंड पे भी कॉमा लगाएंगे। क्लियर है आपको? जैसे आफ्टर ऑल नीचे वाला Yes, देखो, sir. आफ्टर ऑल शुरू में भी आ सकता है। आफ्टर ऑल इट इज माइंड विच डज द वर्क ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का सारा काम जो है वो दिमाग करता है, हमारा जहन करता है, तो आफ्टर। लेकिन हमने आफ्टर ऑल को यहाँ लगाया, तो उसकी कोई भी वजह हो सकती है, हम भूल गए थे वर्ड को, या हम वर्ड को स्ट्रेस करना चाहते हैं, वट एवर इज द रीजन। whenever is such clause or phrase put into or let into, देखने लगे लेट इनटू बॉडी ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस के अंदर जबरदस्ती आपने एडजस्ट किया है, तो उसके भी शुरू और एंड पे कॉमा लगेगा। तो आई थिंक यू ऑलरेडी न्यू दिस पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। यस। नौवा इस्तेमाल, कॉमा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इसमें हमारे पास दिया हुआ है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, बाकी आपके बहुत आसान है। कॉमा जो है, एक ये बहुत टाइम लेगा, और एक आपको इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, मैंने ये देखा है कि फर्स्ट ईयर को जितने बच्चों को मैं पढ़ाया है उनको इन्वर्टेड कॉमा बहुत टफ लगते हैं। तो अब ये आप में से किसी का टेक्स्ट आया है व्हाट्सएप पे, तो मैं चेक कर लूँ कि कोई भाई क्लास से बाहर है तो नहीं। तो क्लास से जो बाहर होते हैं वो, अब ये कौन है भाई? Sir, excuse me. जी जी। सर नादिया रिक्वेस्ट कर रही है कि उसे ग्रुप में ऐड हाँ, उसे उनको क्लास आप में ऐड कर बता दें। दें, ठीक है, मैं उनको रिक्वेस्ट किया, अब उनको मैं दोबारा ऐड कर लिया है मैंने, तो वो मैंने उन्हें बता दिया है, आ, उनकी ऑडियो का मसला था। कि उनकी ऑडियो वो छोड़ के चली गई कहीं ऑन करके, और पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी उस वजह से, और ना ही कोई पढ़ रहा था, ना पढ़ पा रहा था, राइट। तो उनको कहें कि ऐड, वो तो मुझे दोबारा जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करें, ठीक है, ज्वाइन करने की। तो आइंदा जो भी इस तरह चला जाएगा ना, वो फिर दोबारा ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले, जिस तरह क्लासरूम में होता है ना, इस तरह यहाँ भी होगा, ताकि प्रॉब्लम ना हो बाकी सबके लिए, बाकी लोग तो डिस्टर्ब ना हो। उनको बताइएगा कि शी हैज़ नाउ बीन एडेड, अगर वो मुझे सेंड करती हैं रिक्वेस्ट। हमारे पास नौवा इस्तेमाल कॉमा का वो ये है कि टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ वर्ड, स्पेशली ऑफ वर्ब। जब वर्ड को ओमिट कर दिया जाए तो वहां भी कॉमा इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ वर्ड को ओमिट कर दिया जाए, और आमतौर पे वर्ब ओमिट
कि उसको हमने पहले एक दफा आ गया, दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं किया। मिसाल के तौर पे, रामा रिसीव्ड अ पार्कर पेन, हरी अ वॉच। कि रामा को क्या मिला? एक पार्कर का पेन। पार्कर एक बड़ा अच्छा ब्रांड हुआ करता था पेन का। और हरी रिसीव्ड अ वॉच की बजाय हमने क्या, हरी अ वॉच, रिसीव्ड अ वॉच के बाद अ वॉच लिख दिया। तो वो हमने उसकी ओमिशन को, ओमिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना। उसकी ओमिशन को शो करने के लिए यहाँ कॉमा लगाया। हम उर्दू में कहते हैं ना ऐसे, कि रामा को एक पार्कर का पेन मिला और हरी को एक घड़ी, ऐसे कहते हैं ना। हम दोबारा नहीं कहते कि हरी को एक घड़ी मिली, कि रामा को एक पार्कर पेन मिला और हरी को एक घड़ी मिली। तो हम उस वर्ड की ओमिशन को क्या कह सकते हैं? कि रामा को एक पेन मिला और हरी को एक घड़ी। वो मिली कोई नहीं बोला, रिसीव दोबारा कोई नहीं लगाया। तो वर्ब की ओमिशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉमा। ही वॉज अ ब्राह्मण, शी अ राजपूत। अब यहाँ वाज दोबारा कोई नहीं लगा, कि वो एक ब्राह्मण था और वो जो थी एक राजपूत थी। अच्छा, ये दरम्यान में देखे ना, ये एक और सेमी कॉलन भी लगा हुआ है। देखिए, ये देख रहे हैं, सेमी कॉलन लगा हुआ है ना यस इसमें। सर। यस सर। ये सेमी कॉलन है। देखे ना, ये जो कॉमा के ऊपर डॉट होता है इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन। इसको हम आगे पढ़ेंगे। सेमी कॉलन ये होता है कि जो क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंसेस होते हैं उनसे पहले लगता है, दरमियान में लगता है। लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको क्लियर तो है ना ये वाला? ये पॉइंट तो समझ आ गया कि जब आप वर्ब ओमिट किया जाएगा, ही विल सक्सीड, यू नेवर, वो विल। अब ये क्या ओमिट हुआ है यहाँ इसमें? ये बताएं। सक्सीड। विल सक्सीड। यू विल नेवर। विल भी हुआ है ना, विल। विल भी हुआ है और सक्सीड दोनों हुए हैं। ठीक है सर, जी। सर यहाँ पर जैसे कि वाज है सर, ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब को भी उम्मीद कर सकते हैं। किसमें ओमिट कर सकते हैं? क्या चीज? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, दोबारा पूछिए आप। जी जी। सर ये जो रूल है, ये यहाँ पर वो सर वाज को भी कर रहा है, यानी कि पूरा का पूरा वो वाज जो भी है सर, ठीक है, विल सक्सीड को अब जैसे कि हमने पूरा का पूरा हमने उम्मीद कर दिया, तो ठीक यानी है। कि सर हेल्पिंग वर्ब भी उम्मीद हो रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब भी ओमिट हो रहा है और वर्ब भी ओमिट हो रहा है, दोनों। दोनों भी हो सकते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकता है। देखो, उन्होंने एग्जांपल्स बड़ी अच्छी दी है। इसमें वर्ब ओमिट हो रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। ठीक है, जो कि वैसे मेन वर्ब है ओके इसमें। सर। और इसमें वो दोनों हो रहे हैं। तो तीनों तीनों किस्म के ये इस किताब की अच्छी बात है ना, तभी तो ये किताब इतनी फेमस है कि इसमें बहुत खूबसूरत एग्जांपल्स हैं। ये तीनों पॉसिबिलिटीज बता दी इन्होंने, कि यहाँ वर्ब ओमिट हो रहा है, यहाँ जो एक वो है, क्या कहते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है, या हम उसको जो है, और भी कुछ एक दो टर्म्स हैं, और हमारे पास यहाँ दोनों यूज हो। जी, ऑक्सिलरी जिसको हम कहते हैं। जी, वर यू टॉकिंग मिस्टर जुहेब? जुहेब नो आप? सर। अच्छा जी। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, बस ये खत्म होने वाला है, टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लासेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनके दो हिस्से होते हैं सेंटेंस के, यानी दो जिसकी क्लासेस होती हैं। तो दो क्लासेस को अलग करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेट क्लासेस हों, कंपाउंड की कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, कंजंक्शंस दो किस्म की होती हैं। मैं आज आपको लिस्ट सेंड कर दूंगा एक। कुछ होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कुछ होती हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, अब ये जो एंड है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग। यानी इसमें ये होता है कि जुमला जो है वो इक्वल रैंक का होता है। द रेन डिसेंडेड एंड द फ्लड्स केम। ये बारिशें नीचे आई और सैलाब आ गए। इसमें ये एंड से शुरू हो रहा है, एंड और बट। ये अभी में से आपको आसानी के लिए बता सकता हूँ कि एंड और बट मोस्ट मोस्ट फेमस कंजंक्शंस हैं। अच्छा, बिकॉज जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, वो होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो आपने देखा होगा कि बिकॉज से पहले जो है वो आमतौर पे कॉमा नहीं लगा होता। अगर आप, ही केम हियर बिकॉज हिज फादर वाज नॉट एट होम, उसके दरम्यान कोई नहीं लगा होता। आपने गौर किया ना? सोचें जरा थोड़ा, आपको सामने लिखा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा? नहीं होता। लेकिन यस सर। नहीं एंड और होता। बट जो है, मैं आपको उसकी एक कैटेगरी सेंड कर दूंगा, आपको एक छोटा सा जो एक लिस्ट सेंड करूंगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग है और ये है सबऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग से पहले हमारे पास कॉमा आता है। वो क्लास जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है उसको हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। उनके दरमियान भी आपके पास कॉमा आता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया, ये जी 11, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, कि देर इज समवन, जुहेब और तहमीना, योर
mic of you both is on. I told you to turn it off. When you are not speaking, you must not turn it on, right? उसको ऑफ रखे, बात कर ली उसके बाद उसको ऑफ कर दे। तो ये 11वां अहम है। कोटेशन मार्क्स टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कोटेशन को जब आपने अलग करना है बाकी जुमले से, अब आपने जरा गौर करना है इस पे। आपको पता है कि ये कोटेशन है, इन्वर्टेड कॉमास यहाँ आ गए हैं शुरू में भी और एंड पे भी, राइट? यहाँ देखिए कि कॉमा लगा हुआ है, यहाँ फुल स्टॉप कोई नहीं लगा हुआ। एग्जैक्टली सो सेड एलिस। हमने यहाँ फुल स्टॉप, हालांकि सेंटेंस बाज दफा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी आ, ये देखा होता है कि यहाँ फुल स्टॉप भी लगा होता है ना। यहाँ कॉमा इसलिए लगा हुआ है कि अगर एलिस हम शुरू में लगाते ना, एलिस सेड एग्जैक्टली सो, फिर हम यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं। सो के बाद क्या लगाते हैं हम? फुल स्टॉप। फुल फुल स्टॉप स्टॉप। लगाते हैं। मैं आपको मैं इसको और भी मिसाल देता हूं। देखिए यहाँ, he said to his disciples, डिसाइपल कहते हैं कि आपके जो होते हैं ना मुर्शिद, वो क्या होते हैं? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। नहीं, स्टूडेंट्स को भी डिसाइपल कहते हैं, शागिर्दों को कहते हैं, या वो जो आमतौर पर मुरीद होते हैं ना किसी पीर के, उसको हम जो है डिसाइपल्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ये देखें, अब ये देखिए कॉमा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये इधर कॉमा इधर आया था, देखिए ना, और इधर कॉमा इधर आया है, और इसके यहाँ फुल स्टॉप आ गया। तो इन्वर्ट कॉमर्स तो आएंगे, लेकिन अगर आपके पास इन्वर्ट कॉमर्स वाला पार्ट अगर ये पहले आता, तो फिर हम यहाँ कॉमा लगा देते, ठीक है। अब हमने कॉमा यहाँ लगाया, ठीक है, राइट। और ये हमारे पास यस सर। पहले आता, फिर हम यहाँ कॉमा लगाते, ठीक है। तो बाज दफ़ा ये होता है कि, अच्छा एक और दफ़ा, बाज दफ़ा ये होता है कि हम बाज दफ़ा किसी पॉइंट को इंडिविजुअली नहीं समझ पाते। जब वो कनेक्ट करते हैं किसी और के साथ, तो फिर हमें वो समझ आ जाता है। तो हम उसको बाद में कनेक्ट भी करेंगे। अच्छा, बिफोर सर्टन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सच एज टू एक्ट दिस इज नॉट विजडम बट फॉली। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वही बात आ जाती है कि जी ये कोऑर्डिनेट वो, बल्कि ये बट तो आपको मैंने बल्कि ये बता दिया, आपको मैंने पहले बता दी ना कि जो बट और एंड है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो इनसे पहले भी आपके पास आ सकता है। और उसमें हाँ, इसमें फर्क, अच्छा इसमें फ़र्क ये है, ऊपर वाले में जो वो बताया, और उसमें ये फ़र्क था कि उसमें पूरी एक क्लास थी। अब जस्ट हमारे पास कंजंक्शन आई है, बट और एंड मोस्टली, और एक जस्ट एक वर्ड आ गया, ठीक है हमारे पास, बट फॉली एक नाउन सा आ गया। फॉली नाउन है, फॉली कहते हैं गलती को, ठीक है। कि टू एक्ट दस इज नॉट विजडम, इस तरह अमल करना जो है वो दानाई नहीं है बल्कि गलती है, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। टू सेपरेट फ्रॉम अ वर्ब अलोंग सब्जेक्ट ओपनिंग अ सेंटेंस। आपके पास मैं इसको, लेट मी सी हाउ मेनी पॉइंट्स आर लेफ्ट, राइट। हमारे पास, मैं ये चाहूंगा कि हमारे पास इस सेशन के अंदर ये कॉमा खत्म हो जाए, और उसके बाद हम बाकी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। तो अब आपको मैं क्या बता रहा था जी, कि ये आपके पास हो गया ये 13 पॉइंट। टू सेपरेट फ्रॉम अ वर्ब अ लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग अ सेंटेंस, एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग सब्जेक्ट हो। सर ये आपके पेपर में आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का आएगा, बट मतलब ये है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लॉन्ग सब्जेक्ट हो, तो उसमें भी आप उसको अलग करने के लिए कॉमा लगाएंगे। अब ये सब्जेक्ट कैसे है, सवाल ही बता। वैसे जुमला यह है क्या? द इनजस्टिस ऑफ द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड अपॉन दैट ग्रेट साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर इज नाउ एविडेंट टू ऑल ऑफ अस। कि वो जो एक बड़ा साइंसदान था और जो डिस्कवरर था, उसके खिलाफ जो सेंटेंस का मतलब एक और भी होता है, पता है आपको? सेंटेंस एक तो सेंटेंस कहता है वो जो, वो क्या होता है जिसको हम कहते हैं कि जुर्म साबित हो जाना। ही वाज सेंटेंस टू डेथ, सुना है आपने कभी? यस सजा। सर। सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है। इन हम कहते हैं होमोनिम्स, वर्ड्स के एक से ज्यादा मतलब होते हैं। तो सेंटेंस का मतलब, जुमला तो आपने पढ़ा है, लेकिन सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है। तो अब ये एक बहुत ही लेंथी इसका सब्जेक्ट बन गया। ये सब्जेक्ट कैसे है? क्योंकि ये वर्ब, देखिए ना, ये वर्ब है इज। तो इससे पहले आमतौर पे जो है वो एक नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो ये बहुत उसका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो इनसे पहले भी आता है, यानी ये सब्जेक्ट ऐसे है कि इस का, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, राइट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लॉन्ग जो होते हैं उनको भी हम अलग करें, बट ये अगर आप ना भी करें, इसको आप क्रॉस भी कर दें, तो यू डोंट नीड टू डू दिस, राइट। आपको इस तरह में कुछ पॉइंट्स बिल्कुल क्रॉस करवा देता हूँ, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है टू सेपरेट। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप अप्लाई कर लेंगे जब आपके पास अनसॉल्व्ड आएंगे सेंटेंसेस, तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि हमने कहाँ लगाना है। लेकिन आपको एक दफ़ा ये पढ़ना होगा, राइट, या एक दफ़ा इस वीडियो को सुनना होगा। टू सेपरेट अ नाउन क्लास वेदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रीसीडिंग द वर्ब। वर्ब से पहले अगर नाउन क्लास हो, अच्छा अब नाउन क्लास क्या होती है? नाउन क्लास वो क्लास होती है जो कि नाउन का रोल प्ले करे।
अब नाउन जो होता है वो आमतौर पे किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है या वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ये देखिए, ये इज, अच्छा, वट एवर इज राइट, जो कुछ है वो ठीक है, वट एवर इज राइट। अब आपको वैसे भी पता है कि यहाँ कॉमा लगना है, वट एवर इज राइट की। लेकिन ये इसका लॉजिकल रीजन क्या है, एक ग्रामेटिकल रीजन ये है कि ये वट एवर इज जो है ये एक क्लाज है। क्या ये क्लाज है? आप लोग एग्री करते हैं इससे? ये क्लाज है। क्लास के लिए ये शर्त है, ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, तो ये है इसमें। फिर ये पूरी की पूरी क्लास जो है ये बजाते खुद एक इज यानी जो वर्ब है। याद रखें, हम इस किताब में हम हेल्पिंग वर्ब को वर्ब ही कहेंगे, जिसको हम ऑक्सिलरी कहते हैं, वो यहाँ वर्ब ही वर्ड इस्तेमाल किया गया इसके। उसका सब्जेक्ट है तो इसमें हमारे पास उससे पहले और उसके बाद भी अगर आए तो तब भी हमारे पास उनके दरमियान कॉमा आता है। यहाँ ये पहले आ रहा है, ये बाद में भी अगर आता तो उसका कॉमा हो सकता, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट भी बनता तो आ सकता था। हाउ वी आर एवर टू गेट देयर इज द क्वेश्चन, कि हम वहां पहुंचेंगे क्या, कैसे, ये एक सवाल है। ये जो है ये भी सब्जेक्ट है, देखो इस इससे पहले ये एक लगी हुई है क्लास, और अब इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि ये नाउन क्लास है। कैसे पता चला कि ये नाउन क्लास है? क्योंकि ये नाउन का रोल प्ले कर रही है। नाउन का रोल कौन चीज प्ले करती है? जो कि वर्ब से पहले आता है या वर्ब के बाद भी आ सकता है, फौरन बात। नेक्स्ट हमारे पास है टू सेपरेट अ क्लास दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग बट कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल क्लास। इसको करने की जरूरत कोई नहीं है, इसको आपने नहीं करना। इसके बाद हमारे पास जो दो आखिरी पॉइंट है वो है टू टू सेपरेट एन एडवर्बियल क्लास फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल क्लास। बड़ी क्लास से अलग करने के लिए एक एडवर्बियल क्लास। अच्छा, एडवर्बियल क्लास ये देखें, व्हेन आई वाज अ बैचलर आई लिव्ड माई सेल्फ, कि मैं जब बैचलर था तो मैं अकेला रहता था। तो अब ये हमारे पास ये एडवर्बियल क्लास है, ठीक है, और ये है प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास। अच्छा, इसमें हमारे पास अगेन आपको मैंने क्लासेस की टाइप्स नहीं पढ़ाई, तो ये मेन क्लास ये है, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। और ये है कि मैं अकेला रहता था कब? जब मैं कमारा होता था, राइट, व्हेन आई वाज अ बैचलर। ये बाद में भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन ये अगर पहले आई है तो हमारे पास हम क्या लगाते हैं, बल्कि ये बाद में भी आए तो तब भी लगेगा, बाद में भी आएगी तब भी तो ये लगेगी। तो ये मेन क्लास है और ये इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास, एडवर्बियल क्लास है जो कि एक, तो उसमें भी हमारे पास कॉमा आता है। और वैसे भी अगर आप बात, अगर इसको कॉमन सेंस के लिहाज से सोचें तो हमारे पास हमने दो थॉट्स को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमें डेफिनेटली कॉमा दरम्यान में आता है, एक आसान हमारे पास है। तो हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं, तो आई डू होप कि आपको कॉमा और फुल स्टॉप का इस्तेमाल समझ आ गया है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, हाइफन, पैरेंथेसिस, एपोस्ट्रोफी, बहुत आसान है, कैपिटल लेटर्स, इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर। तो हम मिलते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद, हमारी क्लास दोबारा होगी, ठीक है। आफ्टर 7 मिनट्स वी शैल मीट अगेन टू रीड द रिमेनिंग पार्ट्स, सर रिमेनिंग पंक्चुएशन मार्क्स। यस, सर क्लास के ऊपर भी एक लेक्चर होना चाहिए सर। क्लास की टाइप्स भी जी होना होना चाहिए असल में। अ, अब जाहिर है कि हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है, और यस सर। अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको क्लास पहले पढ़ा देता, बिल्कुल होना है, वो वैसे भी करवानी है ना। क्लास और फ्रेज आपको मैंने पढ़ाई है, लेकिन क्लास और फ्रेज की टाइप्स कोई नहीं पढ़ाई, तो उसकी टाइप्स पे यस एक सर, वैसे सेपरेट भी काम। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ज़ाहिर है हमारे पास 2 महीने हैं, इस 2 महीने में हमने बहुत कुछ करना है, हर चीज़ थॉरली मैंने करवानी है, तो बिल्कुल। तो वोकेबलरी के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो सी यू आफ्टर 7 मिनट्स। तो आप लोगों ने फिर जाना नहीं है, और क्लास लेट ज्वाइन नहीं करनी, टाइमली आपने आना है, ठीक है, राइट। ओके सर। Okay, यस sir. सर। सी यू आफ्टर सेवन Yes, sir. मिनट्स Okay, sir. और रिकॉर्डिंग हमारी हमारे पास स्टार्ट हो गई है। अब हम अपनी बुक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हमारा जो आज का टॉपिक है, हम आपको पता है कि जी पंक्चुएशन पढ़ रहे हैं, और हमारे पास हमने कॉमा पढ़ा और फुल स्टॉप पढ़ा। कॉमा का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है, वाइड स्प्रेड है, और उसमें काफ़ी नई नई जगहों पे से उसका आता है इस्तेमाल। तो ये हमारे पास, तो ये जो, अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम थोड़ी कन्फ्यूजन इसमें हो सकती है। बाज़ एक जगह पे दो किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी, पंक्चुएशन मार्क्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन आपको पता है कि होता है क्या है सेमी कॉलन, उसका उसका शेप कैसे होती है, कि ये जैसे लिखा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास
कॉमा और ऊपर एक जो डॉट लगा हुआ होता है उसको हम लाइब्रेज हियर, सो आई हैव एक्चुअली लेटर इन द क्लास। सेमीकोलन का इस्तेमाल क्या होता है कि अच्छा, एक उन्होंने हेडिंग लिखी है कि सेमीकोलन जो होती है इट रिप्रेजेंट्स अ पाज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन दैट शोन बाय द कॉमा। कॉमा से बड़ी जो है वो काज इसमें होती है। 1 मिनट में जरा इसको व्हाट्सएप को ऑफ करना। अच्छा जी, तो someone's mic is on लाइबास, your mic ID हमारे पास, इसको मैं खुद ऑफ कर देता हूँ, वीडियो भी स्टॉप कर दिया और आपको म्यूट भी कर दिया, राइट। तो सेमीकोलन हमारे पास थोड़ा ज्यादा पास हो, फुल स्टॉप से बड़ा पास हमारे पास जो होता है, ये फुल स्टॉप से नहीं, सॉरी, कॉमा से बड़ा पास हो, फुल स्टॉप से थोड़ा कम हो पास, और कॉमा से बड़ा पास हो। अब इस बात का मतलब क्या है कि दो जुमले अगर आपके पास हैं और उनका आपस में someone's mic is on, तो ये जो है आई एम वेरी नॉइज सेंसिटिव जस्ट लाइक आई एम इन द क्लास, सो इसका ख्याल रखा करें। क्या आप में से किसी को है नॉइज सेंसिटिविटी, नॉइज, एक्सट्रीम नॉइज सेंसिटिविटी, फोकस नहीं कर यस पाते? सर। आई हैव एक्चुअली दैट। मतलब मेरे तो ये है कि मैं फोकस नहीं कर पाता, माइनर सा भी हो ना डिस्टर्बेंस, तो मे बी इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू, वट। अच्छा जी, टू सेपरेट अ क्लास ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस व्हेन दे कंटेन अ कॉमा। अच्छा, अब ये कंपाउंड सेंटेंसेस की क्लास हो और उनके दरमियान पहले से कॉमा लगा हो, ये हमारे पास एक, लेट मी, इज देयर अनदर यू नो टेक्स्ट फ्रॉम योर साइड और इज इट फ्रॉम समवन एल्स? लेट मी चेक दैट। नो, इट्स नॉट फ्रॉम योर साइड। तो अगर आपके पास एक हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हो और वो पहले से ही उसमें कॉमा लगा हो, तो उनके डिफरेंट हिस्सों को अलग करने के फिर हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। कैसे? ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। ये देखें कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ हमारे पास एंड लगा दिए, ठीक है, ठीक। तो यहाँ भी हमारे पास क्या लगेगा? सेमीकोलन लगेगा। अब ये जो चीज़ है, दूसरी पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, ये तो आपको समझ आ गया कि पहले ही से कॉमा लगा हो एक और फिर उसको भी दूसरी से अलग करना हो तो हम क्या लगाएंगे? सेमीकोलन लगेंगे। अच्छा, एक बात बताएं, यहाँ फुल स्टॉप क्यों नहीं लग सकता या कॉमा क्यों नहीं लग सकता? क्या वजह है कि यहाँ ना ही फुल स्टॉप लगाया है और ना ही कॉमा लगाया है, बल्कि हमने लगा दिया है सेमीकोलन? तो क्या रीजन है कि फुल स्टॉप लगा? एंड से पहले को नहीं। जी, एंड से पहले, एंड वैसे भी उससे होता है सेंटेंस का, तो आपकी बात ठीक है। एक रीजन तो ये है कि एंड लगा हुआ है जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये बेटा आप लोग, बच्चों आपको, जी ठीक है, आप ऐड हो गए तो ये भी ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा, तो दूसरा जो है उसमें ये भी है कि अगर हम लगा देते, सिर्फ कॉमा लगा देते, फिर भी बात थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि फिर ये इसको हम अलग पढ़ते, इसको अलग पढ़ते और इसको अलग पढ़ते। तो बात ये है कि ये कंबाइंड सेंटेंस है कि वो भाई ब्रेव और लार्ज हार्टेड था और इस वजह से फिर हमने उसकी इज्जत की, तो इसलिए ये तो फिर कॉमा लगना है इनके साथ। फिर ये अगर यहाँ भी कॉमा लगा देंगे तो फिर तीनों ही इक्वल रैंक के हो जाएंगे। तो बात यह है कि ये अहम थी और चीज़ थी और उसका नतीजा ये था कि हमने उसकी इज्जत की, इसलिए यहाँ हमारे पास सेमी कॉलन के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। इज इट क्लियर टू यू? थोड़ा सा यस सर। इसको आप सोचेंगे इस पे, थोड़ा सा बार बार इसको वीडियो को देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, यू विल गेट द आइडिया। उसके बाद ये देखिए ना, अब ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं। सर जी जी जी। सर तो हमें कैसे पता चलेगा हमने यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है? क्योंकि ऊपर हमारे पास ये एग्जांपल थी कि कंपाउंड सेंटेंसेस जो होंगे उनमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कॉमा लगेगा, और जी, यहाँ पर इन्होंने हाँ, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले नहीं, फुल कॉमा। इसमें ये आपको उन्होंने रूल बता दिया है कि देखें कि ये सर एक, इधर साफ साफ पता चल जाएगा ना, पहले अगर कामा होगा तो फिर बिल्कुल पहले बिल्कुल आप, कामा होगा। बिल्कुल कंपाउंड सेंटेंस में ये पहले कामा यूज होगा। यही बात मैं भी इनको बताने वाला था। ये बात बता रही कि देखो ये पहले ही से कॉमा लगा हुआ है और अब इसको फिर अलग करना है एक और से, इसलिए यहाँ सेमीकोलन लगा हुआ है। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा इसको आप यू कैन अंडरस्टैंड। इसमें जो भी इंडिविजुअली आपको इशू होगा तो मैं इंशाल्लाह आई शैल एक्सप्लेन दैट टू यू इंशाल्लाह ताला। टू सेपरेट अ सीरीज, अच्छा, सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस हों और वो लूजली रिलेटेड हों तो उसके दरमियान भी हम सेमी कॉलन लगाते हैं, उनके हल्का से उनका आपस में ताल्लुक हो। जैसे हर कोर्ट वाज प्योर, हर लाइफ सेरीन। यहाँ कोर्ट का मतलब वैसे कोर्ट का मतलब वो होता है ना अदालत, कोर्ट का मतलब वो भी होता है सहन को भी कहते हैं कि उसकी जिंदगी, उसका जो घर था वो प्योर था, उसका जो घराना और उसका जिंदगी जो थी सेरीन थी,
इन उसमें खुशी वो थी। सेरीन का मतलब ये होता है कि आपके पास क्योंकि एक सुकून वाली। अच्छा, अब हमारे पास है जी नेक्स्ट हमारे पास कॉलन। तो कॉलन ये जो दो डॉट लगे होते हैं उनको कॉलन कहते हैं। तो कॉलन के इस्तेमाल हमारे पास यहाँ ये 3 लिखे हुए हैं, लेकिन अहम ये पहले वाला ही है। मैं लेट मी ऐड दिस स्टूडेंट अगेन हु इज लेट। कि हमारे पास जब आपने किसी को कोटेशन बतानी हो, बेकन सेज, बेकन ये कहता है, तो आप क्या लगाते हो हमारे पास, यानी प्रॉपर किसी को बताने के लिए कि इसने ये बात कही है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये कॉलन आएगा, 2 डॉट्स आएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे कॉमा लगा के उसकी पूरी कोटेशन। कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है कि फलां बंदे ने ये बात कही। दूसरी जो है ये ज्यादा कॉमन है, ये दूसरे वाला, कि आपने जब लिस्ट बतानी हो चीज़ों की, एग्जाम्पल्स बतानी हो, तो उससे पहले भी कॉमा सॉरी कॉलन आएगा और आगे फिर उसमें कॉमा लगे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये देख लिखा, द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश आर द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वर्ब की कुछ प्रिंसिपल पार्ट्स हैं, बड़े पार्ट्स, वो ये हैं। कौन कौन से? द प्रेजेंट पार्ट, तो ऐसे जब आप बताते हैं ना कि ये चीज़ें हैं, आई बॉट दीज थिंग्स फ्रॉम मार्केट, ऐसे में कहूँ, तो फिर मैं लगा दूंगा कॉलन, आगे मैं उन चीज़ों के नाम लिख, राइट। तो ये हमारे पास, वैसे यहाँ ना डैश भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है वो हमारा जो कॉमन है ज़्यादा कॉलन है, राइट। तो कॉलन के ये 2 इस्तेमाल ही आपने करने हैं। एक आपने कोटेशन वाला, और दूसरा जब आपने मिसालें देनी है किसी चीज़ की, या और एक एनुमरेशन, नंबर देने हो कि ये वाले उसके पार्ट्स हैं, नंबर एनुमरेशन, नंबरिंग करनी हो कि दरजैल ये चीज़ें हैं, जैसे ना कि दरजैल ये चीज़ें हैं, फॉलोइंग ये चीज़ें हैं। वो अगर फॉलोइंग आगे ही लिखनी है कि ये चीज़ें मैंने बाजार से ली, आई बॉट दीज आइटम्स फ्रॉम द मार्केट, मैं कॉलन लगाऊंगा और आगे मैं लिख दूँ। क्लियर है आपको इसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स? सर जी, ये जो फर्स्ट यूज आपने बताया जी है कॉलम का, तो ऊपर हम जब कोमा वाले भी हम पढ़े थे, तब आपने कहा था कि इन्वर्टेड कोमास जब हम स्टेटमेंट बयान किए होती है हाँ उससे जी पहले कोमा लगता है। जी, कॉमा भी लग सकता है, कॉमा भी लग सकता है हमारे पास। लेकिन तो होता हमें है किस पता चलेगा? जी, अब उसमें उसका फर्क ये होता है कि अगर आपके पास लॉन्गर स्पीच हो ना, लॉन्गर स्पीच हो। अब ये बड़ा अहम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि अभी तो मैंने ये बताया कि जब वो आपने किसी की कोट करना है ना, किसी को कोट करना है, तो देखें, वो है आम कोटेशन। एक 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 नॉवल लिखा हुआ है या ड्रामा लिखा हुआ है, उसमें करेक्टर की कोटेशन, तो करेक्टर ने ये कहा, फिर हम लगा देंगे यहाँ कॉमा और आगे उसकी बात को करेंगे, फिर आगे बात दोबारा सेंटेंस। जब आपने किसी बंदे, किसी बड़े आदमी, देखे ना, ये जो बेकन था एक बहुत बड़ा राइटर, प्रोज राइटर था इंग्लिश के अंदर, नसर निगार था। तो जब आपने किसी बड़े बंदे की बात को कोट करना है, कोटेशन करनी है, तो उसके लिए फिर आप ये वाला कॉल आप लगाएंगे कॉलन। और अगर वैसे आपने जो रोजमर्रा की स्पीच है, किसी करेक्टर ने ये कहा नॉवल के अंदर, तो फिर आप लगाएंगे कॉमा। क्लियर है आपको? यस सर। हाँ, सर तफसीलिया तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैसे होती वो भी कोटेशन ही है, होती वो भी कोटेशन ही है कि करेक्टर ने ये बात कही है, ठीक है। अब आप क्या, सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा आपको? दो, हाँ, उसमें ना यस। मसला जी। अच्छा अच्छा, आप वैसे आपको ये बात ठीक है कि आपको तो नहीं पता कि बेकन एक बड़ा मुसन्निफ था, तो मैंने आपको बात बताई। तो आमतौर पे ना वो जो बात लिखी होती है ना, बात ऐसे, वो अगर बात लिखी हुई है एक जरबुल मिसल किस्म की, एक प्रोवर्ब सी लिखी हुई है, कोई बड़ी कोई बात की है, उस बात से पता चल जाता है कि ये किसी बड़े राइटर की बात है। ये कोई कॉमन प्लेस बात नहीं है कि भाई मैं बाजार में गया और मैंने ये कहा फलां बंदे से, तो अंदाजा लग सकता है वो भी। क्लियर है? सर अगर सेंटेंस हो के कहते आजम सैड एंड वर्क एंड हार्ड, ठीक है ना, तो उसमें तो उसे हम कॉलन लगाएंगे या फिर कॉमा लगाएंगे? कायद आजम का नाम लिखा होगा, कायद आजम, जी। तो कॉलन लगाएं, क्योंकि प्रॉपर एक ओके। कोटेशन है किसी बड़े आदमी की कोटेशन, राइट। वैसे इसमें भी बाज दफा हम कॉमा लगा सकते हैं ना। अच्छा, इसमें ये भी देखें ना, आपके पास है एमसीक्यूज, तो यहाँ जब एमसीक्यूज आएंगे तो या फिर यहाँ कॉमा लगा होगा या फिर हमारे पास कॉलन लगा होगा, तो दोनों में से कोई एक ही आपने चूज करना होगा। और अगर अगर वहाँ दो दोनों आ जाए? और अगर दोनों आ जाएं तो फिर आपने ये करना होगा कि फिर आप किसी बड़े आदमी की जो बात है और उसकी जो बड़ी बात है, तो उसके लिए फिर आप कॉलन वाला चूज करें। लेकिन आमतौर पे वो इस सर बात यानी को, चीज के अंदर कोई एडवाइस या इस तरह का कुछ दिया हो तो उसके अंदर हम कोलन लगा दें, और जिसके अंदर कोई रोजमर्रा की बात कर रहा हो नहीं गई नहीं तो फिर उसके अंदर नहीं हमें नहीं, कॉमा लगा लें। मेरी बात सुने, एडवाइस भी जो हो सकती है ना, एडवाइस वो भी कोई आम बंदा तो कर सकता है ना, तो वहां तो हमने कॉलन कोई नहीं लगाना।
पॉइंट ये है कि हमारे पास हम कॉमा यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपकी बात किसी हद तक, आपकी जो बात है, यू वी कैन से कि हम एक एडवाइस की हो कि भाई वर्क करो और हार्ड वर्क करो, और ये एक दानाई की बात कही है जो किसी बड़े बंदे की बात है। पर वो दोनों नहीं होंगे ना, वहाँ आपके पास ऐसा नहीं होगा कि दोनों लिखे होंगे। दोनों अगर हों भी सही तो उसमें फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी आप उसको करें, राइट। तो लैंग्वेज में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसी वजह से डिसएग्रीमेंट ज़्यादा आता है। इस कई दफ़ा प्रोफेसर जो है एमसीक्यूज बनाने के बाद आपस में उलझते हैं कि भाई नहीं, ये मेरे ख्याल में ये वाला ठीक है, हालांकि दोनों की बात ठीक होती है। तो ये एक बड़ा इशू है ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, साइंस के अंदर ये चीज़ नहीं होती। तो लैंग्वेज को साइंटिफिकली देखना जो है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, राइट। तो क्वेश्चन मार्क जी हमने करना है। क्वेश्चन मार्क जो है वो तो सिर्फ आपको पता है कि जो सवाल होगा उससे पहले क्वेश्चन मार्क आएगा। तो सवाल का कैसे पता चलता है? दो तरह से क्वेश्चन का पता चलता है। क्वेश्चन या तो स्टार्ट होगा WH वर्ड से और हाउ से, और या स्टार्ट होगा ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, वुड, शुड वगैरह इनसे। क्लियर है? तो वो जो भी सवाल होगा उसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन अगर वो जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा ना, इनडायरेक्ट यानी वो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट बनता है, तो फिर उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। ये तो आपको पता है पहले से, आपने 10th में डायरेक्ट इंटरेक्ट किए होंगे। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माय एक्सरसाइज, तो आप उसने मुझसे पूछा। अब ये है तो सवाल, जब ये डायरेक्ट स्पीच थी तो फिर इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, लेकिन अब ये इसका पार्ट बन गया है, तो एक डेक्लरेटिव सेंटेंस बन गया और उसके एंड पे फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्या ये आपको बात क्लियर है ये नहीं है? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है, ठीक है, क्लियर आपको है। बात क्लियर है। लेट मी सी कि हम इसको, यस सर। जी इसको, ये है। तो इन पॉइंट्स को आई वुड लाइक टू कंप्लीट दिस पार्ट। अच्छा, हमारे पास हरेडली एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो हमेशा जो है इंटरजेक्शन के बाद आता है। इंटरजेक्शन कौन सा होता है? अल्लाह, हुर्रा, वाओ, ओह, इन वर्ड्स के बाद आपके पास क्या आएगा? और अगर उसके साथ एक प्रॉपर सेंटेंस भी है तो फिर भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, राइट। दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक ये है कि इंटरजेक्शंस हो, अल्लाह, हुर्रा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी हो। व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, व्हाट, लॉन्ग लिव द किंग, जैसे ये। अच्छा, ऑप्टेटिव में भी आएगा ये। अब सेंटेंस आपको मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं ना, वो लेक्चर आप याद रखें। जिन्होंने वो लेक्चर याद नहीं किया था, नहीं पढ़ा था, उनको ये पॉइंट शायद समझ ना आए। क्लियर है बच्चों आपको ये बात और नॉट? यस सर, इट्स यस वेरी, सर। आई थिंक इट्स वेरी इजी। क्लियर है। क्लियर है। इन्वर्टेड कॉमर्स जो हैं वो जब आएंगे जब हमारे पास हम किसी को कोट करेंगे, चाहे वो आम आदमी है बड़ा आदमी है, जब किसी के स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करेंगे तो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा आएगा। अच्छा, इसमें ना मैं फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत इशू, मतलब आपको ये इशू होगा ना, तो अब वो कहते हैं कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। तो उनको मैं ये एक तरीका बताता हूँ आमतौर पे, और ये तरीका हर दफ़ा एप्लीकेबल नहीं है 100% केसेस में, कि आम तौर पे जब हमारे पास प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन लगा होता है ना किसी सेंटेंस में, कौन सा वाला? फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, और सेकंड पर्सन यानी यू। तो आमतौर पे जो है कोटेशन होती है किसी बंदे की, कि मैं गया और तुमने ये किया और ये। और अगर ही शी इट हो तो फिर वो कोटेशन नहीं होती, ठीक है। तो उसमें फिर हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लगाती। ये फर्स्ट ईयर में बहुत इश्यू होता है, इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर। अब आप देखें कि यहाँ आई वुड रादर डाई, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, देन ज्वाइन द अप्रेसर्स ऑफ माय कंट्री, कि मुल्क के जालिमों को ज्वाइन करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊंगा। अब ये एक्सक्लेम्ड शुरू में भी आ सकता है, ये फिर ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। जब आप किसी की बात को एग्जैक्ट कोट करते हैं तो आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। जो राइटर बताएगा ना चीज, ही सेड टू मी, राइटर ने बताया, ही सॉ हिम, ये नहीं आएगा इन्वर्टेड कॉमा। ही सॉ हिम एंड सेड, और कहा। और फिर हम क्या कर देंगे, आप बेटे आ गए हो, नादिया, नादिया है जो भी आपका नाम है, ये मेरी बच्ची आती है, फिर ये जो है इसको मैं ज़रा थोड़ा बता दूं कि ये उसको इशू तो नहीं है कोई। पिछला लेक्चर जो है उनको मिल जाएगा, मुझे याद है। अच्छा, आप लोग को कभी क्लास से बाहर निकाला टीचर ने? मुझे तो बहुत दफ़ा निकालते थे बोलने की वजह से। बताएं जी आप में से, नो सर। यानी आप अच्छे बच्चे हैं, मैं यस फिर, सर। नो सर। यानी मैं फिर अच्छा बच्चा नहीं था। जब मैं क्लास निकालते में हैं होता, सर। निकालते हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है, अभी क्या बात है। अच्छा जी,
तो मुझे तो एक दफ़ा हमारी मैडम थी पाकिस्तान स्टडीज़ की, उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाला था। बताया था ना कि आपकी तरह मैं स्टूडेंट था 20 साल पहले। तो आई हम्म। रिमेम्बर के पाक स्टडीज़ की मैडम मुझे बहुत निकालती थी क्लास से, सेकेंड ईयर के अंदर। अच्छा जी, तो इसलिए जो बच्चा बोलता है उसको क्लास से बाहर निकालते हैं। आप बेटा ठीक हो नादिया, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? माइट भी किसी और का वो यूज़ कर रहे हैं अकाउंट। एम आई ऑडिबल टू यू? नहीं, उनको शायद आवाज़ नहीं आ रही। डैश, मतलब ये डैश का इस्तेमाल होता कोई नहीं इतना। ये डैश का इस्तेमाल ये होता है कि आपका एक बस यही वाला आप इस्तेमाल कर लेंगे पहला, कि अब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट वाला। अच्छा अभी याद रखें, डैश होती है लंबी, मतलब ये लंबी लाइन डैश होती है, और जो छोटी लाइन होती है वो हाइफन होती है। ये छोटी, जैसे वो कायदे आजम होता है ना, कायदे आजम लिखा होता है ना, तो वो हाइफन है, वो डैश नहीं है। हेलो, समवन इज स्पीकिंग इन द क्लास, इज इट अल्सा और नॉट? नो सर, नादिया। समवन वाज स्पीकिंग इन द क्लास। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था इसमें फ़र्क क्या है। डैश होती है ज़रा लंबी सी लाइन, और हाइफन होता है ज़रा छोटी सी लाइन। तो हम पहले डैश देखें। डैश इस्तेमाल होता है आपके पास, आपने एक लंबी सी लाइन, और ये तब इस्तेमाल किया जाता है टू इंडिकेट एन अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट। एक नई बात, अचानक आपने बात, अपने ज़हन की बात को चेंज कर लिया। मिसाल के तौर पे, इफ माई हस्बैंड वर अलाइव बट वाई लैमेंट द पास्ट। अब उसने कोई बात करनी थी कि मेरा हस्बैंड अगर जिंदा होता, उसने आगे से कोई बात करनी थी, लेकिन अब उसने बात मुकम्मल किए बगैर आपने उसने नई बात कर दी है। बट वाई लैमेंट द पास्ट, लेकिन अब अपने माजी के बारे में क्यों अफसोस करूं? उसने कोई बात करनी थी कि हस्बैंड अगर मेरा जिंदा होता तो, उसने अपनी बात को चेंज कर लिया, तो फिर हम क्या लगाएंगे? डैश लगाएंगे, राइट? एक और भी है, टू यस। रिज्यूम अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट। स्कैटर्ड सब्जेक्ट, जो बिखरा हुआ जो सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स, कंपेनियंस, रिलेटिव्स, ऑल डिजर्टेड हिम, सब ने उसको छोड़ दिया। तो ये स्कैटर्ड थॉट्स हैं, एक रैंडम 3-4 चीज़ों को मेंशन किया गया हो। इसको आपका इस्तेमाल इसको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इसका फर्स्ट यूजेज करना है, चेंज ऑफ थॉट। और आई डोंट थिंक सो कि ये एवर कि ये कभी आया है या कभी आएगा, ये इस्तेमाल ही नहीं होता। हाइफन इस्तेमाल होता है। तो हाइफन तो आपको पता है कि कंपाउंड वर्ड्स। तो आप ये बताएं कि इंजमामुल हक या कुरतुल ऐन है नाम किसी का आप में से? कुरतुल ऐन, कुरतुल ऐन लिखा, कुरतुल ऐन जब लिखा होता है, कुरतुल ऐन में क्यों आता है हाइफन? और अगर किसी और का नाम है, मतलब नसीम ताहिर है तो नाम है, तो उसमें नहीं आता, क्या वजह है? क्योंकि कुरतुल ऐन बहुत क्लोजली वर्ड्स हैं, वो कंपाउंड वर्ड्स हैं। कुरतुल ऐन जो भी इसका मतलब होता है, या लाइक या इंजमामुल हक, ठीक है, तो उनमें हाइफन लगा होता है। तो वैसे ये जो पासर्स बाय होता है, राहगीर, ये दो अल्फाज को मिला के, पासर्स और बाय, मैन ऑफ वार, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वैसे इनमें भी आजकल लगता तो कोई नहीं है इंग्लिश में। तो एक अगर दो लफ्ज़ों को मिला के एक लफ्ज़ बना दिया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो गया। जिससे मुझे याद है कि ये जो वर्ड था ना, कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट में वो लगा होता है, को सीओ के बाद हाइफन लगा होता है। जरा याद करें केमिस्ट्री यस की सर, किताब। लगा यस। होता है। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि शायद अब ये खत्म हो गया। मुझे याद है कि जब मैं हमारे टीचर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाते थे, तो उसमें हाइफन हमारे, देखिए हमारे, मुझे याद है कि मेरे जो केमिस्ट्री के टीचर थे इतने अच्छे थे कि वो हमारी यानी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी हमारी थोड़ी बहुत, अगर हम कैपिटलाइजेशन ना करते, कैपिटल, मतलब पीएच स्केल है ना आपके टॉपिक, पीएच को अगर हम एच को छोटा लिखते तो हमें बहुत डांटते थे वो। तो हालांकि वो केमिस्ट्री के थे, तो उनको वो लैंग्वेज इंटरेस्ट था, तो वो कहते कि आप का लिखा हुआ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। तो हाइफन हो गया आपको? क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको कायदे आजम यस कैसे सर। लिखते हैं? तो उसमें यस हाइफन लगा यस होता है। सर। पैरेंथेसिस जो है इसको नहीं करना। ये जो डैश होती है, ये आजकल इसका इस्तेमाल खत्म हो गया है, इसको आपने नहीं करना। इसको यू विल लीव इट आउट। आपको अपोस्ट्रोफी और कैपिटल लेटर हमारे पास रह गया। अपोस्ट्रोफी क्या होती है? कॉमा की तरह होती है, लेकिन ऊपर लगी होती है। अपोस्ट्रोफी के 3 इस्तेमाल हैं, सिर्फ 3, और ये तीनों अहम है। पहला इस्तेमाल जो है वो ये है कि वर्ड्स की ओमिशन को मेंशन करने के लिए। अच्छा, इसको बल्कि हम कहते हैं कंट्रैक्शंस के लिए। तो आपको पता है कि डोंट, डू नॉट की फुल फॉर्म है, हाफ फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। या हमारे पास कैंट लिखा होता है ना, कैन नॉट के बजाय लिखा होता है कैंट, या कांट जिसको पढ़ते हैं। यस सर। यस ये, सर। ये डबल किसकी टी। तो उसमें वो कॉमा होता है या अपोस्ट्रोफी होती है? एपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफी। वो अपोस्ट्रोफी होती है, ज़ाहिर है वो ऊपर लगी होती है। और ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है आई और वी, ये क्या है? आई ये हैव। आई हैव आई की हैव का शॉर्ट है, फॉर्म है। और ही इज की आई भी होती हैव। है। ही इज की भी होती है, ही लगा होता है, फिर आगे अपोस्ट्रोफी रेस्ट लगा होता है। आप बेटे, नादिया बेटे, आप क्लास के अंदर हो मौजूद? है बच्ची नादिया?
क्लास में हो आप? मैंने उसको वो इसलिए कहना था, डांटना नहीं था कि वो उसको मैंने, मुझे अफसोस हो रहा है कि उनको मैंने जो है मीटिंग से रिमूव कर दिया। उसकी शायद गलती ना होगी, हो सकता है उन्होंने, उनका ये है कि इंटरनेट का इशू हो, तो माइट भी बाज दफा ऐसा हो जाता है। अच्छा, दूसरा है जेनेटिव केस ऑफ नाउन्स। ये जेनेटिव केस की उन्होंने एग्जांपल को नहीं दी। वो जो पोसेशन होती है, मतलब मैं कहता हूँ कि आमनाज बुक, ठीक है, मैं कहता हूँ अमजद कार, तो वो भी हमारे पास अपॉस्ट्रोफी लगती है। तो बाद लोग चैट करते हुए ना, जब चैट करते हैं आप लोग, तो चैट करते हुए हम कॉमा लगा देते हैं ना, वो हालांकि वहां लगाना क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी लगानी होती, राइट। एक डॉट को आप कैसे लिखते हैं, नहीं चैट के दौरान, तो स्टूडेंट्स उस चैट के दौरान जो है वो, तो मुझे याद है कि मैं जब से टीचर बना हूं तो मैं तो चैट के दौरान भी अपॉस्ट्रोफी का ख्याल रखता हूँ। अच्छा जी, जेनेटिव केस ऑफ नाउन्स, और टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर, और लेटर्स और फिगर्स के प्लूरल बनाना हो, मसलन डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, या आपका जो लिखा हुआ है उसमें आपने डॉट करें आईज को और क्रॉस करें टीज को, तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं। ऐड टू फाइव्स एंड फोर टूज, कि इनको आप ऐड करें। अगर आप ये कहें कि द बैट्समैन हिट 5 6s एंड 3 4s, तो उनको भी ऐसे ही लिखेंगे, या तो पूरा स्पेलिंग लिख देंगे सिक्सेस को SIXES, सिक्सेस। और अगर सिक्सेस को वैसे डॉट में लिखना है तो फिर आप क्या करोगे, अगर सिक्सेस को लिखना है डिजिट में, फिर वो 6 लिख के ऊपर अपॉस्ट्रोफी और फिर आगे क्या लगा देंगे, एस। एस। अपॉस्ट्रोफी के सिर्फ 3 इस्तेमाल हैं। एक इस्तेमाल है डोंट, जैसे शॉर्ट वर्ड्स के लिए। दूसरा जेनेटिव केस, ये इसके एग्जांपल को नहीं है, बता दिया पोसेसिव केस, आपने किसी की मलकियत शो करनी है, अलीज बुक, अहमद्स कार, वट। और दूसरा ये जो फिगर्स और लेटर्स की प्लूरल को। लास्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक का है, कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने हैं, ये 5 लिखे हुए हैं। ये तो बहुत आसान है, आपको पता भी है। अच्छा, आपको ना सर आमिर जब से क्लास, मतलब क्लास जब स्टार्ट करवाएंगे तो उससे पहले पहले, मुझे नहीं पता कि वो कब स्टार्ट करवाएंगे, तो मैं आपको एक भेज दूंगा, एक अनसॉल्व भेजता हूँ थोड़ी देर में, आपने उसको सॉल्व करना है। और सर आमिर ने फौरन क्लास स्टार्ट कर ली, फिर आप उसको अपने पास रख लीजिएगा, और आपने फिर मुझे शाम तक वो या कल सुबह तक वो सॉल्व करके भेजना है। भेजेंगे आप लोग पंक्चुएशन का, यस सर। यस ताकि सर। अभी ताज़ा ताज़ा पड़ा हुआ है, आज ही उसकी यस प्रैक्टिस हो सर। जाए, और वो MCQs की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आपने उसको बहुत सीरियस लेना है। कैपिटल लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं ये 5 प्लेसेस में, तो ये तो बड़े आसान से हैं। तो बिगिन अ सेंटेंस, जब भी जुमला शुरू होगा उसके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट फर्स्ट लेटर। लेटर, पहले लफ्ज का पहला हर्फ, पहले वर्ड लफ्ज का पहला जो हर्फ होगा वो कैपिटल होगा। आपको इस चीज का पता है। ये जो दूसरी चीज है ये यस। आपको पता है, लेकिन मतलब आपने रियलाइज पता है, लेकिन ये है कि जब भी पोएट्री होती है ना, पोएट्री, तो उसके हर लाइन का पहला वर्ड, उसकी लाइन, हर लाइन का पहला वर्ड कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस नया है भी नहीं। बार दफा होता ही है कि वो जो पोएट्री में जो नज्म लिखी होती है ना, तो उसमें वो जो नई लाइन होती है वो पिछले सेंटेंस का हिस्सा होती है, लेकिन फिर भी उसकी जो फर्स्ट हर लाइन का पहला लेटर जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल। क्लियर है। जरा पोएट्री की लाइन तो आपके पेपर में नहीं आएगी, आ भी सकती है वैसे, बहुत कम चांस। तीसरा इस्तेमाल, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, पता है आपको, दिल्ली, रामा, अफ्रीका, अफ्रीकन, शेक्सपियर, शेक्सपियरियन। प्रॉपर जो नाउन होंगे इसमें मरफा, उनसे पहले जो है, अगर आप सिटी लिखेंगे तो फिर सिटी से पहले तो कोई नहीं आएगा, लेकिन आप लिखेंगे लाहौर तो उस लाहौर से पहले, कराची से पहले जो है वो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल किया जाएगा। चौथा इस्तेमाल डीटीज के लिए, डीटीज, खुदा के लिए जो नाम होते हैं, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, खुदा के लिए, द लॉर्ड, ही इज द गॉड, वो हम उसको कैपिटल करते हैं। अल्लाह का ए हमेशा कैपिटल किया जाता है, ठीक है। तो डीटीज जो हैं उनके भी फर्स्ट लेटर कैपिटल किया जाता है। और कैपिटलाइजेशन का जो पांचवा इस्तेमाल है, कि जो आई होगा, जब भी होगा आई, जब वो मानी, मैं के प्रोनाउन के मानी में आएगा, तो वो हमेशा बड़ा होगा, चाहे वो जुमले के शुरू में है, चाहे एंड पे है, चाहे दरमियान में है, जहां भी है, तो आई कैपिटल होता है ना हमेशा। अकेला है, यस। किसी और वर्ड का यस पार्ट ना हो, सर। जब उसका मतलब मैं होगा। यस और सर। और इंटरजेक्शन ओ भी कैपिटल आएगी हमेशा, ओ माई गॉड, अगर वो, तो वो ओ होता है, OH, ओ माई गॉड, वो नहीं। या आप कहेंगे ओ माई फ्रेंड, कहते ओ माई फ्रेंड। या वो जो एक और 6 o'clock, हाँ 6 o'clock, सर वो इंटरजेक्शन तो नहीं होती 6 o'clock, तो उसको जो ओ होता है वो क्या होता है, कैपिटल किया जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सारे पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ लिए। क्वेश्चन मार्क्स। जी, इसकी मैं एक सिंगल वीडियो बना के ना
सेशन 2 हैं। अगर आप चाहते हैं, अब वो क्या आसानी होती है कि क्या मैं आपको वीडियो सेंड कर दूं मोबाइल पे या यूट्यूब लिंक कर दूं सेंड, तो क्या आपके लिए सब कंफर्टेबल होता है ज़्यादा, बताइएगा। वीडियो ठीक है। वीडियो सेंड कर दी जाए? दोनों ठीक है। यस दोनों लिंक भी ठीक है। ठीक है अब सर, कुछ लिंक दोनों ठीक अलग है। अलग सेशन भी हो पर सकते लिंक हैं। भी ठीक है, तो आप मेरा ये ख्याल है कि यूट्यूब वीडियो बेहतर रहेगी अगर इसको मैं एक, अब इसका दोनों लेक्चर जो है ना उसको एक इकट्ठा करके और उसको यूट्यूब पे चढ़ा दूं। उसको मैं एडिट भी करता हूँ ताकि आप लोगों की कोई जो इसमें स्पीच वगैरह है या वो ना आए, मतलब आपकी कोई पिक्चर वगैरह ना आए या आपका नाम, वो मैं उसको एडिट करके उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा और आप वहां से देख सकते हैं, राइट। तो आपको ये वीडियो 1 घंटे के बाद मिल जाएगी यूट्यूब पे, राइट। यस सर। यस सर। तो आपको मैं टेस्ट सेंड ओके करूँ सर। 5-10 मिनट के बाद, वो आपने सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज। ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।